In this episode of Bureaucracy This Week, दिल्ली की हवा में घुलता जहर आप पर क्या असर डाल रहा है? क्या इसे रोकने कोई कदम उठाए जा रहे हैं? फिर आपको ले चलेंगे गोवा, जहां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का 55th एडिशन जारी है। दुनिया भर से ग्राउंड ब्रेकिंग स्टोरीज और जाने माने लोग सिनेमा को सेलिब्रेट कर रहे हैं। उसके बाद नजर डालेंगे इस हफ्ते की बड़ी खबरों पर। नमस्कार, मैं सृजन गिरदुनिया और आप देख रहे हैं ब्यूरोक्रेसी दिस वीक। शुरुआत करते हैं उस मुद्दे से जो दिल्ली वालों की सांसों को भारी कर रहा है। जी हां, दिल्ली की पॉल्यूटेड हवा। इस हफ्ते दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स या AQI हजार्डस लेवल को पार कर गया, 500 के ऊपर। इसे घातक कहना अंडरस्टेटमेंट होगा। आंकड़ों के मुताबिक राजधानी के लगभग 75% परिवारों में प्रदूषण की वजह से एटलीस्ट एक मेंबर बीमार है। गले में खराश, खांसी, सिरदर्द, आंखों में जलन और सांस लेने में दिक्कत, ये दिल्ली वालों के लिए नया नॉर्मल बन चुका है। लेकिन सवाल है कि ये हालात क्यों और कैसे बने और इनसे निपटने की जिम्मेदारी कौन लेगा? दिल्ली की जहरीली हवा पर एक बार फिर ब्लेम गेम शुरू हो गया है। दिल्ली सरकार वर्क फ्रॉम होम, वर्चुअल क्लासेस और वाहनों पर पाबंदी का ऐलान कर रही है, तो केंद्र सरकार पराली जलाने का ठीकरा पंजाब और हरियाणा के सिर मढ़ रही है। लेकिन हर साल की ये कहानी कब बदलेगी? सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री की रिपोर्ट्स कागजों में सिमट कर रह जाती हैं और जमीनी स्तर पर हालात जस के तस रहते हैं। एम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली की हवा में निकल, क्रोमियम और लेड जैसे हैवी मेटल्स की मौजूदगी मिली है, जो न केवल अस्थमा बल्कि कैंसर जैसी बीमारियों का कारण बन सकते हैं। S&P ग्लोबल मोबिलिटी की रिपोर्ट बताती है कि दुनिया के 100 सबसे प्रदूषित शहरों में 39 भारत के हैं। चीन के 30, पाकिस्तान के 7 और बांग्लादेश के 5 शहर इस लिस्ट में हैं। इंडियन सबकॉन्टिनेंट में 100 में से 51 शहर होना इस बात का सबूत है कि हमारी नीतियां अब तक असफल रही हैं। दिल्ली की सड़कों पर वाहन दबाव 93 व्हीकल्स पर किलोमीटर है, जो मुंबई और बेंगलुरु से कम है। तो फिर दिल्ली की जहरीली हवा का कारण क्या है? इसका जवाब है क्लाइमेट और स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स का मेल। दिल्ली की लो लाइंग जियोग्राफी ठंड के मौसम में हवा को ट्रैप करती है, जिससे पॉल्यूटेंट्स और स्मॉग रुक जाते हैं। इसमें कंस्ट्रक्शन डस्ट, इंडस्ट्रियल इमिशंस और पराली जलाने का भी बड़ा योगदान है। प्रदूषण से निपटने के लिए ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान ग्रैप लागू किया गया है। ये एक मल्टी लेवल प्रोसेस है और फिलहाल अपने 4th लेवल पर है। स्कूल कॉलेज में वर्चुअल क्लासेस चालू हो गई हैं इसके अंतर्गत। इसके अलावा डीजल इंजन वाले जो वाहन हैं उन पर रोक लग गई है। सिर्फ BS6 कंप्लाइंट डीजल इंजन व्हीकल्स को ही सड़क पर निकलने की अनुमति है। भारी वाहनों की एंट्री शहर के अंदर बंद कर दी गई है। इसके साथ साथ निर्माण कार्यों पर पूरी तरह पाबंदी लगाई गई है और कंपनियों को अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम पर भेजने की सलाह भी दी गई है। हालांकि ग्रैप क्राइसिस मैनेजमेंट का टूल है, ना कि प्रिवेंशन का। पराली जलाने और इंडस्ट्रियल पोल्यूशन जैसे सोर्सेस को रोकने के लिए अब तक उचित समन्वय की कमी है। ये साफ है कि दिल्ली में प्रदूषण सिर्फ मौसम का मसला नहीं है, बल्कि एक स्ट्रक्चरल फेलियर है। नीति निर्माण में दृढ़ता की कमी, सियासत का दखल और जनता को जागरूक ना कर पाना सब इस संकट को और गहरा बना रहे हैं। तो अगली बार जब कोई मंत्री हवा में पोल्यूशन लेवल का चार्ट दिखाए, तो ये याद रखिएगा कि चार्ट पढ़ने से प्रदूषण कम नहीं होगा। फिलहाल दिल्ली और दिल्ली वाले बस एक उम्मीद के सहारे हैं, शायद अगली सर्दियों में हवा थोड़ी साफ हो। लेकिन क्या ये उम्मीद वाजिब है? इस विषय पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अब आगे बढ़ते हैं दूसरी स्टोरी की तरफ। भारत कल्चर, आर्ट और डाइवर्सिटी का मेल्टिंग पॉट है और जब ये कल्चरल जर्नी सिनेमा से जुड़ती है तो एक ऐसा फेस्टिवल जन्म लेता है जो न केवल भारतीय सिनेमा बल्कि ग्लोबल सिनेमा को भी एक्सप्लोर और शोकेस करता है। दिस इज द 55th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2024, जो इस बार गोवा में 20 से 28 नवंबर तक चल रहा है। गोवा भारत का एक ऐसा राज्य है जिसे एक टूरिस्ट हॉटस्पॉट बनाने में मूवीज का बड़ा कंट्रीब्यूशन है। दिल चाहता की तरह गोवा की रोड ट्रिप तो सबका ही सपना होता है,
सो इट्स फिटिंग दैट गोवा इज होस्टिंग दिस फिल्म फेस्टिवल। लेकिन ये सिर्फ एक फेस्टिवल नहीं है, ये है स्टोरी, इमेजिनेशन और कल्चरल डायलॉग का एक अनोखा संगम। एक ऐसा मंच जो फिल्म मेकर्स, सिनेफाइल्स और इंडस्ट्री लीडर्स को एक साथ लाता है ताकि हम सिनेमा के माध्यम से नए विचारों को समझ सकें और उन्हें साझा कर सकें। हर साल IFFI दुनिया भर के सिनेमा प्रेमियों को एक जगह लाता है और इस साल ये आयोजन पहले से भी ज्यादा रंगीन और इंक्लूसिव होने वाला है। IFFI 2024 में इस बार 270 से ज्यादा फिल्म्स शोकेस होंगी, जिनमें अलग अलग देशों और संस्कृतियों की झलक होगी। साउथ एशिया का सबसे मेजर फिल्म फेस्टिवल IFFI इस बार वर्ल्ड सिनेमा की डाइवर्सिटी को अपने दायरे में लाता है। 81 देशों से 180 अंतर्राष्ट्रीय फिल्में, जिनमें 16 वर्ल्ड प्रीमियर, 43 एशियन प्रीमियर और 109 इंडियन प्रीमियर्स शामिल हैं। हर फिल्म अपनी कहानी, अपनी संस्कृति और अपने देश की कही अनकही बातों को हमारे सामने लाएगी। फिल्म बाजार 2024, जिसके मैनेजमेंट में पृथुल कुमार की अहम भूमिका है। पृथुल 2000 बैच के IRTS ऑफिसर हैं। इस वक्त वो INB मिनिस्ट्री में जॉइंट सेक्रेटरी होने के साथ साथ NFDC के मैनेजिंग डायरेक्टर की पोजीशन पर भी पोस्टेड हैं। INB मिनिस्ट्री और NFDC ने गवर्नमेंट ऑफ गोवा के साथ मिलकर इस फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया है। इस साल फिल्म बाजार ने अपने दायरे को और भी बढ़ाया है और अब ये OTT और सीरीज डेवलपमेंट को भी सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। ये कदम भारत की बढ़ती डिजिटल ताकत को दर्शाता है, जिससे भारतीय फिल्मों और वेब सीरीज का ग्लोबल मार्केट में तेजी से विस्तार हो रहा है। IFFI 2024 के इंटरनेशनल कंपटीशन सेक्शन में 15 फीचर फिल्म सिलेक्ट की गई हैं, जिसमें 12 इंटरनेशनल फिल्म्स और 3 भारतीय फिल्में शामिल हैं। ये फिल्में प्रेस्टिजियस गोल्डन पीकॉक अवार्ड के लिए compete करेंगी। इसके साथ ही बाकी अवार्ड्स में बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्टर मेल एंड फीमेल और स्पेशल जूरी प्राइज भी शामिल होंगे। इंडियन पैनोरामा सेक्शन भी है, जिसमें 25 फीचर फिल्म्स और 20 नॉन फीचर फिल्म्स भी शामिल होंगी, जो भारत की भाषाई और सांस्कृतिक विविधता का प्रतीक है। इस साल ऑस्ट्रेलिया को कंट्री ऑफ फोकस के रूप में चुना गया है। ऑस्ट्रेलियन सिनेमा की विविधता को देखने का ये एक बेहतरीन मौका है, जिसमें बेटर मैन जैसी फिल्में शामिल हैं जो रॉबी विलियम्स की जीवनी पर आधारित हैं। इस बार IFFI 2024 सिनेमा के दिग्गजों को भी सम्मानित करेगा। प्रसिद्ध ऑस्ट्रेलियन फिल्म मेकर फिलिप नॉइस को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा जाएगा। इसके साथ ही राज कपूर, मोहम्मद रफी, तपन सिन्हा और अक्किनेनी नागेश्वर राव जैसी हस्तियों को उनकी कृतियों के माध्यम से श्रद्धांजलि दी जाएगी। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2024 में नए और उभरते हुए फिल्म मेकर्स को भी मंच दिया गया है। इस साल क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो के तहत 100 युवा फिल्म मेकर्स को चुना गया है, जो 1000 से ज्यादा एंट्रीज में से सिलेक्ट हुए हैं। इन यंग फिल्म मेकर्स को वर्कशॉप्स, मास्टर क्लास और नेटवर्किंग इवेंट्स का हिस्सा बनने का मौका मिलेगा। IFFI पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी को भी निभा रहा है, जहां रिन्यूएबल एनर्जी, सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन और कचरे में कमी की पहल की जा रही है। इतना ही नहीं, IF फिएस्टा भी है, जहां आर्ट, म्यूजिक, डांस और फिल्म के साथ इंटरैक्टिव जोन, लाइव परफॉर्मेंसेस और स्वादिष्ट भोजन का आनंद लिया जाएगा। IFFI में मास्टर क्लासेस और पैनल डिस्कशन का एक और मेजर हिस्सा होगा। इस साल AR रहमान, मणिरत्नम, शबाना आजमी, विदु विनोद चोपड़ा जैसे दिग्गज फिल्म इंडस्ट्री के अलग अलग एस्पेक्ट्स पर अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे। गोवा के सिनेमा को विशेष रूप से प्रदर्शित करने के लिए एक सेक्शन डेडिकेट किया गया है, जहां 14 गोवन फिल्म्स को प्रीमियर किया जाएगा, जो गोवा के कल्चरल हेरिटेज और आर्ट को पोर्ट्रे करेंगी। सो दिस वॉज द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। अगर आप 20 से 28 नवंबर के बीच गोवा का प्लान कर रहे हैं तो IFFI को बिल्कुल मिस मत करिएगा। अब आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं इस वीक की मेजर न्यूज पर। होम मिनिस्ट्री ने मिजोरम और अंडमान एंड निकोबार में चीफ सेक्रेटरीज के पद पर सीनियर IAS ऑफिसर्स की पोस्टिंग को कंफर्म किया है। किल्लीराम मीना एग्मुट काडर के 1993 बैच के IAS ऑफिसर हैं, जिन्हें मिजोरम का चीफ सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। मिस्टर मीना 1988 बैच की IAS ऑफिसर रेणु शर्मा की जगह लेंगे। मिस शर्मा 31 अक्टूबर को रिटायर हो गई हैं और H लालिंग माविया इस पद पर एडिशनल चार्ज संभाल रहे थे। मिस्टर मीना इसके पहले मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स में एडिशनल सेक्रेटरी के पद पर तैनात थे।
वहीं चंद्रभूषण कुमार 1995 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, एगमुट काडर के। इनको अंडमान निकोबार द्वीप समूह का चीफ सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। तो मिस्टर केशव चंद्र, जो कि 1995 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं, की जगह लेंगे, जिन्हें दिल्ली स्थानांतरित कर न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल या एनडीएमसी के चेयरमैन का पदभार सौंपा गया है। इसके अलावा 2005 बैच की एगमुट काडर की वरिष्ठ आईएएस अधिकारी आर एलिस वाज को दिल्ली की चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर या सीईओ नियुक्त किया गया है। ये नियुक्ति 2025 की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर की गई है। अधिकारियों ने गुरुवार को ये भी घोषणा की कि 2014 बैच के आईएएस अधिकारी सचिन राणा को एडिशनल चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर नियुक्त किया गया है। इन सभी और बाकी दूसरे मूवमेंट्स के बारे में पूरी जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट indianmasterminds.com पर जा सकते हैं। इस हफ्ते की आखिरी बड़ी खबर के लिए वापस चलते हैं IFFI गोवा में, जहां रेलटेल ने प्रसार भारती के लिए एक नया OTT प्लेटफॉर्म वेव्स लॉन्च किया है, जो भारत में डिजिटल कंटेंट डिलीवरी की तरफ बड़ा कदम है। इसे गोवा में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के दौरान मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने लॉन्च किया। वेव्स पर दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो के आर्काइव्स, लाइव टीवी, फिल्म्स, शोज, पॉडकास्ट, ई बुक्स और गेम्स जैसे विविध कंटेंट उपलब्ध होगा। ये एंड्रॉइड, iOS, फायर स्टिक, क्रोमकास्ट और स्मार्ट टीवी पर एक्सेस किया जा सकता है। रेलटेल अगले 5 साल तक इसके ऑपरेशंस और 24/7 मल्टीलिंगुअल कॉल सेंटर का मैनेजमेंट करेगा। So this is it for this episode. आपको इस हफ्ते का एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इंडियन ब्यूरोक्रेसी की सारी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन मास्टरमाइंड्स को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।